गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत पूर्ण होने वाले हैं। और अभी तक हमने 5 जो है प्रैक्टिस सेट करा लिया है दोस्तों, तो वो पीछे जो है कि है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यदि दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से पास होने से तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप उससे अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको खुद से भी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जेंडर क्या है। दिखा है कि एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। दोस्तों तो जो जेंडर है ना, ये एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। दोस्तों शारीरिक, सामाजिक, व्यक्तित्व, स्व और शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संज्ञात्मक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक, संज्ञात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर दोस्तों ये नीचे आपका जो है कि पूरा दिया गया है विस्तार से, यहाँ से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों बुद्धि के बारे में आप लोगों को पता होगा कि गार्डनर जी ने जो 8 बुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसमें क्या बताया गया है कि बुद्धि जो है दोस्तों बहुआयामी है, और बुद्धि जो है कि अलेख बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो इस तरीके से आपको सारा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यदि आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट को क्लियर किए हैं और कुछ पढ़े हैं तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे जो है कि इसका सॉल्यूशन जो है कि विस्तार से दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। दोस्तों तो मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो जो सबसे पहले प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है दोस्तों, वो अपना परिवार ही होता है बच्चे के लिए। ठीक है, ये आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। तो उनका जो जीन पियाजे का जो प्रमुख सिद्धांत का प्रस्ताव है दोस्तों कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, चलिए ये आपका रहा नीचे विस्तार से सॉल्यूशन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करती है। तो क्या है दोस्तों को विचारों की अनुत्क्रमणितिया, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी विचारों की अनुत्क्रमणिता। इसका क्या है राइट आंसर है दोस्तों, ये देखिए नीचे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों को बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो गलत बात है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, ये हो सकता है। चलिए नीचे के भी 2 ऑप्शन जो दिए गए उसको भी पढ़ लेते, हो सकता है उसमें भी कुछ इससे भी अच्छा हो। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता केवल दे दिया दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। केवल जो है कि निगेटिव वर्ड है, यहीं से ये गलत हो जाता है दोस्तों। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है दोस्तों। सीमित भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, यानी सीमित नहीं करती है। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में दोस्तों कैसे देखा जाता है, तो खाली स्लेट की तरफ नहीं, छोटे वयस्क के रूप में भी नहीं, और निष्क्रिय ऐसे ही निगेटिव वर्ड है तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है दोस्तों, 2019 का जुलाई का पेपर है, ठीक है। इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये जो है कि हमने खुद से बनाया है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं दोस्तों। ये 2019 का पेपर है सीटेट का, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि डेली जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप उसका लाभ ले सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है दोस्तों, उन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बताया दोस्तों कि ये याद रखिए, ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आपका भाषा, ये तीन चीज़ों के बारे में उन्होंने ज़्यादा जोर दिया दोस्तों। तो इसमें जो एक ऑप्शन मिल रहा है सामाजिक गतिविधि है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको संस्कृति भी मिल सकता है, सामाजिक संस्कृति एक साथ मिल सकता है, भाषा भी हो सकता है, तो उस पर आप ट्रिक कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो देखिए दोस्तों, अनुबंधित, व्यक्तिगत, निष्क्रिय दिया है, सामाजिक भी दिया है। अगर सांस्कृतिक दिया रहता है इसके साथ में तो भी लगा लेते हैं, या तो सामाजिक दिया रहता है, हो सकता है अलग से सांस्कृतिक भी दिया हो, तो उस पर भी ट्रिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड, यहीं पे गलत हो गया दोस्तों, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इस ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। परीक्षणात्मक गतिविधियों की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ठीक है। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार के लिए, तो ये आपका गलत हो गया दोस्तों। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किस तरीके से चलता है। तो परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत, शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, ये आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। दिया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो वयस्कता में कब होती है दोस्तों, किशोरावस्था, ठीक है। वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है, यानी कि एकदम उसके पहले वाली स्टेज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या करना चाहिए, शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, एक बच्चा, अच्छा ये उसका, ठीक है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ले गया था, ठीक है। तो क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों किस अंतर्गत आता है, जो हमारे कोहलबर्ग साहब ने जो नैतिक शिक्षा की जो सिद्धांत दिए हैं उसके अनुसार ये किस जो है कि अवस्था के अंतर्गत आता है दोस्तों। दिया है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण, दंड एवं आज्ञा पालन, अभिविन्यास, एंट्री, उद्देश्य अभिविन्यास। इसमें दिया क्या है दोस्तों कि पकड़ा जाएगा और
जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर दंड देने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप सीटेट को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और जो सबसे बड़ा आपका टेंशन रहता है सीडीपी, वो आपको बहुत ही अच्छा नंबर देकर जा सकती है दोस्तों। पर इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है, डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट के साथ। तो मौखिक संवाद जो अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप स्वयं से बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत क्या है, वार्ता है दोस्तों, प्राइवेट स्पीच। दिया एक खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों। सिंपल सी बात है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो आपको क्या दिखाता है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता, यानी जो पहले से चला हुआ आ रहा है वही उसमें दिखाया गया है दोस्तों। एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या चाहिए, शिक्षक को दिया है कि वह संप्रेषित करके वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती है, सही बात है। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को, ये तो गलत है, वह विशेष संस्कृतियों को, ये भी गलत है, विशेष ये विद्यार्थी की संस्कृति भिन्न था अनदेखी करे, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है दोस्तों। तो 2009 शिक्षा का जो अधिनियम है दोस्तों, वो समावेशी शिक्षा की ओर वकालत करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यह विचारधारा, चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस शिक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशी शिक्षा। इसमें बहुत कुछ नहीं है और ये सब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो इसमें जो कौन है दोस्तों, तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया है दोस्तों, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों, और निगेटिव जो है वही सही है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन ही पूछा है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है दोस्तों, एक स्तंभ दिया है और उसके बाद स्तंभ को पढ़ के हमको आंसर को देना है। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले मिलान करना है, फिर नीचे कुछ शब्दों को आंसर दे देना है दोस्तों। दिया है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कैसा हो सकता है दोस्तों, स्तंभ ख में आइए, चलिए देखते हैं। तो हम दिया है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये तो होगा नहीं दोस्तों। प्रतिभाशाली का मूल समाधानों में के बारे में सोच करता है, आसानी से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो पहले का डी हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले का डी, ओहो 3 में है दोस्तों, 3 ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का देखते हैं। अधिगम अशक्ता, अधिगम अशक्ता किसमें होती है दोस्तों, जिसको अधिगम अशक्ता होगी वो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, यही आपका हो जाएगा। तो दूसरे का जो ए हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का ए किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हैं। उसके बाद तीसरे का बी, ठीक है, सृजनात्मक, और जो है कि आपका चौथे का सी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, फिर भी देख लीजिए नीचे, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नहीं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, ये भी नहीं होगा। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते, तो ये सब नहीं होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या करना चाहिए दोस्तों, तो पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों, किस संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है दोस्तों, तो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें आप कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है दोस्तों, तो सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप क्या कहते हो, ठीक है दोस्तों, देखिए सही है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित कर रहते हैं, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की गलतियाँ
क्या करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, शिक्षण अधिगम में पतोहीन है, बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार देनी चाहिए। नहीं, अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन को क्या करना चाहिए, किस रूप में देखना चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए और केवल नंबरों के संदर्भ में ही करना चाहिए, यानी केवल नंबर के लिए ये उसको क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये नहीं दोस्तों, मूल्यांकन का एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। लिखा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं किसी काम को भी, किसी भी क्वेश्चन को करने में वो बिना प्रयास किए उसको छोड़ देते हैं, तो ये संभावना है दोस्तों, छोड़ देने की संभावना। तो ये मतलब इसकी सिद्धांत किस तरीके से देखते हैं, अनुमान सकता है पर्यावरण संबंधी तो बिल्कुल ही नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है और संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों दिया है संज्ञान एवं संवेग संबंधित, और सॉरी दोस्तों बी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है दोस्तों। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। नहीं दोस्तों, ये तो गलत है, पाठ्यपुस्तक में एक ही प्रकार के, ये भी गलत है। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आइए आज का लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और इससे पहले दोस्तों को कहना चाहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही डेली बाई डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहता है। ठीक है, और आज का ये 6 प्रैक्टिस सेट है और ये जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक ये प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि आपको डेली बाई डेली क्या हो, प्रैक्टिस सेट मिलता रहे, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर दिलाने के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। निश्चित रूप से अगर कोई नहीं है तो आप करके देख लीजिए एक बार कि आपको क्या फ़ायदा मिलता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व वो प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं, यानी कि अब मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तब तक के लिए।